डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज के सेशन में वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कंटिन्यूएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट। ठीक है। सो बेसिक फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है कि ये ईएमएफ एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट्स। ठीक है। सो आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट कि बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल I request you all of you to watch the videos on Nernst equation। तो पहले में नस्ट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखना होगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी वो वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है, तो उसको एक बार आप थोड़ी जाइए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सब आपको वहाँ पे दे दूंगा। ठीक है। तब ये आज का लेक्चर थोड़ा आपको आसान हो जाएगा। ठीक है। सो थोड़ा सा आज का ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्टी लेवल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको आईआईटी जेम में, गेट में और इवन नेट में भी पूछा हुआ है। तो ओवरऑल तो ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का ही सिलेबस है, नो डाउट। ठीक है। बट इसका जो टॉपिक कंटेंट है वो आपको रिलेटेड है बीएससी फाइनल ईयर से भी, और देन आफ्टर बीएससी करने के बाद आप पीजी करेंगे तो वहां से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए पहले आपको नस्ट इक्वेशन को थोड़ा समझना होगा, तो पहले उसको वीडियो को देखिए। ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए वहीं से रिलेटेड हमारा यहाँ का आज का भी वीडियो, आज का भी सेशन है। ठीक है। सो चलिए फर्स्ट टर्म इसमें है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है? सो यहाँ में पहले एक टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पहले समझेंगे यहाँ पे। तो the force which causes the flow of electrons from one electrode to the other and thus results in the flow of current is called electromotive force। तो ये नाम में आपको फोर्स, ठीक है, किसको? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब उसको, ठीक है, मतलब which causes the flow of electron from one electrode to the other। और हमने पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट। So the force which causes the flow of electron from one electrode to the other and thus results in the flow of current is called electromotive force, or simply written as EMF। It arises due to the different potentials possessed by two electrodes। तो ये origin इसकी कहाँ से होती है? तो due to difference in potential difference, ठीक है, या different potentials possessed by two electrodes। In other words, it may be also defined as the difference of potential which causes the current to flow from one electrode at higher potential to an electrode at a lower potential। It is expressed in volts। तो जनरली हम इसको वोल्ट में लिखते हैं। तो सिंपली ईएमएफ का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है। सो माइंड इट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी जिसको लिखते हैं फिजिक्स में हम, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है। इसको हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? सो इट कैन बी मेजर्ड एज पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। सो पोटेंशियोमेट्रिक मेजरमेंट मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंपनसेशन प्रिंसिपल। इन दिस मेथड द अननोन ईएमएफ इज अपोज्ड बाय अनदर known EMF until the two are equal। ठीक है। इसको यहाँ से हम पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से निकालते हैं। सो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको कहेगा, तो यहाँ में हमें बेसिकली क्या देखना है, ई सेल, E0 सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि पहले नस्ट इक्वेशन का वीडियो देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब फिर हम यहाँ का ये आज का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है। सो EMF मतलब वही कि आपको फोर्स, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जनरली हम इसको वोल्ट में लिखते हैं। सो केमिस्ट्री में ईएमएफ को हम जनरली ई सेल, क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा कैलकुलेट द ईएमएफ, मतलब हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। और जब ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आती है तो नस्ट इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है। चलिए यहाँ में फिलहाल हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट्स बाय यूजिंग नस्ट इक्वेशंस। So first, determination of free energy, enthalpy and entropy of a cell reaction। So we know that the electrical work done by the system in the cell, that is voltage into coulomb, और voltage into coulomb को हम लिख सकते हैं E into NF। देखिए coulomb जब आता है तो फैराडे लॉ, ठीक है। इसलिए सीक्वेंस है इस चैप्टर का, तो Q इक्वल टू N into F, ठीक है ना, into E, ये हमारा टर्म आ गया NFE
जूल्स। तो N इंटू F इंटू E को हम क्या लिखते हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है ना। सिंस सेल इज रिवर्सिबल, so this work will be maximum work that can be obtained during cell reaction and must be equal to the decrease in free energy of the system। इसलिए ये जो चैप्टर है एक्चुअली इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट इट गिव्स द मैक्सिमम और यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो यहाँ पहले हमने वर्क निकाला, तो वर्क कितना है, इलेक्ट्रिकल वर्क N इंटू F इंटू E, और थर्मोडायनेमिकली किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा जी। माइनस डेल्टा जी मतलब डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट, ठीक है ना। ये हमें दो चीज बताता है, स्पॉन्टेनिटी बताता है कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, और यह आप कह सकते हैं W यूजफुल या मैक्सिमम वर्क, ठीक है। सो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू NFE और डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE। यहाँ से एक हमारा फॉर्मूला मिल गया। इसी को स्टैंडर्ड स्टेट में कर दीजिए। इफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट, सो वी कैन राइट माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू NFE जीरो और डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस NFE जीरो, where E0 is known as standard electrode potential, delta G0 is known as standard gives free energy change, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल वर्क निकाला पहले, तो वोल्टेज इंटू कूलम मतलब N इंटू F इंटू E जूल्स। थर्मोडायनेमिक्स से क्या है कि जितना हमें यूजफुल वर्क मिलता है वो हमें क्या बताता है, डेल्टा G डिक्रीज मतलब माइनस डेल्टा G। सो डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी gives the useful work or maximum work that can be obtained from the system। so minus delta G equal to NFE, और यहाँ से माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए या ट्रांसफर कर दीजिए। so delta G equal to minus NFE। स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू NFE जीरो, ठीक है, या डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE जीरो। इसीलिए अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन में पढ़ते हैं कि E0 सेल कैन नेवर बी नेगेटिव, कि अगर किसी सेल का E0 सेल नेगेटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, क्योंकि अगर E0 सेल नेगेटिव होगा तो इस मामले से क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो थर्मोडायनेमिकली क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, E0 सेल मस्ट बी पॉजिटिव और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इन तीनों को मिला के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। सेकेंड है इंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा H निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, सो ये हम ऑनर्स में पढ़ते हैं, ऑनर्स में इसको डिराइव करेंगे। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल डेल्टा G बाई डेल T एट कांस्टेंट P। सो दिस इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये भी थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डेल्टा G की जगह पे क्या लिखेंगे हम, माइनस NFE, अभी जो पीछे आया, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम वर्क और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क, तो दोनों बराबर कर दिया। डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल टू यूजफुल वर्क। सो डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE। चलिए इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। डेल्टा G की जगह पे क्या है, माइनस NFE, डेल्टा H प्लस T और डेल्टा G की जगह पे रख दिया माइनस NFE, इस डेल्टा G की जगह पे माइनस NFE, ठीक है। अब डेल्टा H हमें निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। सो डेल्टा H हमें क्या मिल जाएगा, NF within bracket T del E by del T at constant P minus E। थर्मोडायनेमिक्स में जो है नीचे लिखा रहा था उसको हम एट कांस्टेंट पढ़ते हैं। सो डेल्टा H इक्वल टू N into F within bracket capital T temperature in Kelvin del E by del T at constant P minus E। So this permits, this equation number 3 permits the calculation of enthalpy change from the measured EMF of the cell and knowing the value of temperature coefficient of EMF of cell reaction, that is del E by del T at constant P। So this term is known as temperature coefficient, ठीक है। So temperature coefficient मतलब EMF of the cell temperature के साथ किस तरह change होगा, तो इसको क्या मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ E with respect to T at constant P, ठीक ना। So this term is known as del E by del T at constant P is known as temperature coefficient, इसी को हम लोग बोलते हैं temperature coefficient, ठीक है। So first हमने निकाला डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन रख दीजिए। So del G इक्वल टू del H प्लस T del del
T by del T at constant P। इसमें डेल्टा G की जगह जस्ट हमें सिर्फ NFE रख देना है। सो माइनस NFE डेल्टा H प्लस T, डेल्टा G की जगह माइनस NFE रख दिया। सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, F फैराडे कांस्टेंट बाहर आ गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि n और F टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। तो जब n और F टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये बाहर आ गया है। बट ईएमएफ ऑफ दिस सेल जो होता है E, ये E जो टर्म है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, इसीलिए del E by del T at constant P लिख दिया। NF कैंसिल हो गया, ठीक ना, मतलब कैंसिल में इस डेल्टा H को इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, यहाँ भी NF है कॉमन कर लीजिए, तो NF T into del E by del T at constant P minus E, ठीक है। सो del E by del T at constant P is known as temperature coefficient। सो यहाँ से हम डेल्टा H एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, सो देयर मे बी द फॉलोइंग 3 केसेस। फर्स्ट केस, इफ del E by del T at constant P equal to 0, ठीक है, मतलब कि del E by del T मतलब EMF ऑफ द सेल टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इक्वल टू 0 आएगा तो del H की वैल्यू क्या हो गया NFE, क्योंकि इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 0। अगर ये 0 हो गया n del E by del T 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस E इंटू NF, ठीक है। सो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगा माइनस NFE। इट मीन्स NFE को हमने पहले क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल वर्क। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन। So in this case the cell while working will no undergo any heat change, कोई भी हीट चेंज वहां में नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड केस, इफ del E by del T at constant P is greater than 0 मीन्स पॉजिटिव, ठीक है ना, तो पॉजिटिव होगा मतलब ये टर्म, इसका मतलब क्या आएगा कि NFE is greater than del H, क्लियर, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्शन। NFE is known as electrical energy, work में मतलब work is a kind of energy is greater than heat of reaction। So in this case EMF of the cell increases with rise in temperature and cell will take heat from surrounding, क्योंकि डेल्टा H की वैल्यू कम है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि EMF ऑफ द सेल टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, तो किस केस में बढ़ेगा, when del E by del T is greater than 0 और पॉजिटिव। चलिए थर्ड केस क्या हो गया, जस्ट रिवर्स कर दीजिए। सो del E by del T at constant P is less than 0, दैट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो NFE is less than delta H, मतलब अब सिस्टम से क्या करेगा, यहाँ में क्या था कि the cell will take heat from surrounding, बट यहाँ में उल्टा हो गया। सो इन दिस केस EMF of the cell decreases with rise in temperature and cell will give out heat to the surrounding, ठीक है ना, otherwise the temperature of the cell will rise during its work, इसलिए उसे क्या करेगा, हीट सिस्टम से सेल से सराउंडिंग में जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा H निकालना है हमें, तो हम अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। सो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ले लिया, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस T del G by del T at constant P। यहाँ में हमें क्या करना है, सिर्फ डेल्टा G की जगह पे NFE माइनस NFE रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज हम निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि del E by del T at constant P should be given, मतलब इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ से वही 3 केस है, क्योंकि जब भी चेंज हम निकालते हैं तो मैथमेटिकली क्या आएगा, 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो 0 होगा, तो 0 होगा तो del H इक्वल टू माइनस NFE, मतलब जितना इलेक्ट्रिकल उतना हीट ऑफ रिएक्शन। अगर पॉजिटिव है तो NFE ज्यादा होगा, NFE ज्यादा होने का मतलब सेल विल वर्क टेक हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो सेल जो होगा सराउंडिंग से टेम्परेचर हीट लेगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो उल्टी कहानी हो गई, मतलब NFE लेस देन डेल्टा H, तो उस केस में क्या होगा, EMF ऑफ द सेल डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक ना। या फिर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वीडियो क्लास में करेंगे। चलिए सेकेंड आपका नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा S निकालना है। चलिए अकॉर्डिंग टू सेम वे गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन area, we know that at constant temperature and pressure gives free energy is defined as H minus Ts। ये हम थर्मोडायनामिक्स से पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो हमें ठीक है और डिटेल्स भी आएगा। और
डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा जी की जगह पे हम क्या रख देंगे, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि हमें इंट्रॉपी चेंज निकालना है, तो इंट्रॉपी चेंज हमें कहां से आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस रख दीजिए। डेल्टा एच प्लस टी सेम यहां से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एस निकालना है। तो देखिए डेल्टा एस से डेल्टा एच कैंसिल हो गया। ठीक है, टेम्परेचर टी यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये माइनस को उठा के इधर फेंक दीजिए। तो डेल एस इक्वल टू ये टर्म। ठीक है, सो डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज इक्वल टू माइनस डेल डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। बट हमें ईएमएफ मेजरमेंट ई सेल निकालना है, इसलिए डेल्टा जी की जगह पे क्या रखेंगे, एन एफ ई रख दिया। सेम वही चीज, एन और एफ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एफ इज फैराडे कांस्टेंट, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो डेल एस इक्वल टू एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया रहेगा, तो हमसे क्या पूछेगा, डेल एस एंट्रोपी चेंज। ठीक है, सो सिंपल है, सिर्फ एक इक्वेशन हमें याद रखना है, वो है गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, ये आगे इसको थर्मोडायनेमिक्स में डिराइव भी करेंगे। ठीक है, सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ से एंथैल्पी चेंज निकालना है, तो माइनस एन एफ पी रख के सिंप्लीफाई करेंगे। एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो डेल्टा जी की जगह पे क्या रखेंगे, डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। सो दिस इज द बेसिक ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी डेफिनेशन है। ठीक है, एंड देन यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा एस, और फिर यहाँ डेल्टा जी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एन एफ ई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन एफ बार आ गया, तो फाइनली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ये। ठीक है, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, डेल एस डिवाइडेड बाय एन एफ। तो याद रखिएगा, ये CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डेल एस इक्वल टू एन एफ, तो इसको डिवाइड करेगा हम, तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। So the variation of EMF with temperature can be determined by या given by del S divided by n F। ठीक है, चलिए सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है। So in an electrochemical cell, a reversible redox process takes place at equilibrium. At equilibrium, mass action ratio becomes equal to equilibrium constant, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम पे है कोई रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन कोसेंट Q क्या होगा, K के बराबर आएगा, या इसको आप KC भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो Q रिएक्शन कोसेंट इज नोन एज QC। ठीक है, सो ये भी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको वहां में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो now according to Nernst equation, E cell equal to E0 cell minus 0.0591 by n। अब Q रिएक्शन कोसेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, K, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। At equilibrium, oxidation potential of anode equal to minus reduction potential of cathode। मतलब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, E cell 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो और Q की जगह पे K। तो नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे चलिए Q लिख देते हैं आपको, ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब Q की जगह पे जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो Q की जगह पे क्या आ जाएगा, K, या आप KC भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें KC भी लिख सकते हैं, या लिखा हुआ है तो एक ही बात है। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम पे आएगा तो E सेल की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0, E सेल की जगह पे 0, बट E0 सेल 0 नहीं होगा, माइनस 0.0591 बाई n। Q की जगह पे क्या लिख दिया, log KC। हमें क्या निकालना है, log KC, log K को ट्रांसफर कर लीजिए, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC, ये मिल जाएगा n E0 सेल बाई 0.0591। तो ये इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर हमें K निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग इंटू n E0 सेल बाई 0.0591। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द E0 सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, बट E0 सेल इज रिलेटेड टू डेल्टा G। So the relation between standard gives free energy change and equilibrium constant can be given as। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा G मतलब gives free energy और equilibrium constant में relation। So डेल्टा G equal to minus 2.303 RT log K, या आप even KC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में E0 सेल दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
और अगर डेल्टा जी डायरेक्टली दिया है तो फिर हमें ई जीरो सेल की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ई जीरो सेल की जगह पे हम मतलब डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल, तो ये फॉर्मूले को कोरिलेट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। इससे देखिए थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये दोनों तीनों चैप्टर आपको इन दो फॉर्मूले से कोरिलेटेड है। ठीक है, सो सीधा सीधा सो इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो पहले हम क्या लेंगे, नस्ट इक्वेशन। चलिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्यू लिख देते हैं, तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन। अब इस नस्ट इक्वेशन में हम दो चीज रखेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ई जीरो सेल, ई सेल जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और क्यू की जगह पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, सो ये के और ई जीरो सेल में रिलेशन हो गया। ई जीरो सेल के लिए हमें कैथोड और एनोड सेल दिया रहेगा, वहां से वैल्यू दिया रहेगा, हम निकाल लेंगे जैसे नस्ट में हमने किया हुआ है। अगर डेल्टा जी दिया है तो आपको यही फॉर्मूला ये हो जाएगा, तो अगर डेल्टा जी दिया है क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ई जीरो सेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा यहाँ से न्यूमेरिकल कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल के लिए ही है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सेल, एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, कॉपर प्लस 2 Ag, कॉपर प्लस 2 Ag। इफ E0 ऑलरेडी गिवन आपको 0.46 वोल्ट एट 298 केल्विन, तब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए ऑलरेडी ये पका पकाया क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें फॉर्मूला क्या था, K इक्वल टू एंटीलॉग एन E0 डिवाइडेड बाय 0.0591 n, तो उसके लिए हमें रिएक्शन देगा या गैल्वेनिक सेल देगा। तो n की वैल्यू आपको पहले बताया नस्ट इक्वेशन में, किसको बैलेंस करना है, तो यहाँ देखिए ऑलरेडी ये बैलेंस है, तो 2 इंटू प्लस 1 मतलब इधर में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए कॉपर कितने से यूनिट से ऑक्सीडाइज हो रहा है 2, सिल्वर क्या होगा इसके लिए कैथोड होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है प्लस 1 से 0, ठीक है ना, बट बैलेंस करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि पहले नस्ट इक्वेशन को थोड़ा समझेंगे, उसको वीडियो को देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को, तो ये आज का जो सेशन है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो ओवरऑल बैलेंस करेंगे तो n की जगह पे आ गया 1 इंटू 2 दैट इज 2, तो n की जगह पे रख दिया 2। E0 सेल हमें दिया हुआ है 0.46, अगर नहीं दिया होता तो आपको कॉपर की वैल्यू देता, सिल्वर की वैल्यू देता। जैसे E0 अगर हम कॉपर निकालते हैं, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये वैल्यू 0.34 होता है, ये वैल्यू हमें दिया रहेगा, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू होती है 0.34 वोल्ट। सिल्वर के लिए वैल्यू होती है 0.80। नो डाउट E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो कैथोड मतलब सिल्वर है जिसका रिडक्शन होगा, एनोड होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो हम 0.46 भी निकाल लेते, बट आपको ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है तो रख दिया। ठीक है, सॉल्व किया, एंटीलॉग आया। ये देखिए एंटीलॉग के लिए आपको एक टिप्स बताते हैं यहाँ पे कि जनरली एंटीलॉग का मतलब है कि वो नंबर जिसका लॉग लेने पे हमें ये वैल्यू मिले। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमें log 2 की वैल्यू हम क्या लेते हैं, log 2 की अगर वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू हमें याद रखना होता है जनरली, तो ये आता है 0.3010। अब आपसे कहा जाए कि एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, एंटी लॉग ऑफ 0.3010 क्या आएगा 2, क्योंकि 2 वो नंबर है जिसका हम लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.3010। जैसे आप कहते हैं 2 का स्क्वायर करिए 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 2, तो बस वही कहानी लॉग और एंटी लॉग की है। इसके लिए हमें यह है कि वैल्यू याद तो नहीं कर सकते, बट ये कह सकते हैं कि जो आपको यहाँ होल नंबर आएगा, जैसे सपोज इसकी वैल्यू 15 आता है जैसे सपोज, तो हमें क्या करना है एंटी लॉग लेंगे तो 10 लिख लीजिए, जितना नंबर आएगा होल नंबर उसको उसके पावर लगा दीजिए, क्योंकि ये वही नंबर है जिसका लॉग लेने पे हमें 15 मिलेगा। ठीक है ना, बाकी अगर आप कुछ वैल्यू आता है तो आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं। log 2 की वैल्यू 0.30 आएगा तो 2 समथिंग होगा, log 3 की वैल्यू 0.477 होता है तो उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, सो फिलहाल इस क्वेश्चन में एक पैटर्न को देखिए कि अगर हमसे क्या पूछेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है E0 से, सो NE0 डिवाइडेड बाय 0.0591। ठीक है, n की वैल्यू के लिए हमें रिएक्शन देगा या गैल्वेनिक सेल देगा, तो वहां से हम चार्ज को बैलेंस करके n की वैल्यू निकाल लेंगे।
E0 आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो हमें वैल्यू देगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, तो जैसे हमने नेक्स्ट इक्वेशन में किया था। तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो चलिए आगे मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ से। तो पैटर्न को समझना है, पहले टेम्पलेट को समझना है, बाकी न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया रहेगा, आप सबको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एंटीलॉग है, जितना होल नंबर आएगा उसको 10 टू द पावर रेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन है 298 केल्विन इज 1 into 10 टू द पावर 8। अब आपको उल्टा यहाँ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे दिया है। एक आपको यहाँ में रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन लिखने का ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू। तो चलिए एन की वैल्यू देखिए यहाँ में कितना है, आयरन +3 से आयरन +2 में जा रहा है, आयोडाइड I-1 से I2 में जा रहा है। ठीक है, तो आयरन +3 से यहाँ में कितना है, +2 में जा रहा है, आयोडाइड I- से I2 में जा रहा है। If the standard reduction potential of iodine becoming iodide is 0.54 volt, तो आयोडीन के लिए आपको वैल्यू दिया है, तो आपसे आयरन का पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, E0 सेल हम फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है K इक्वल टू एन E0 सेल डिवाइडेड बाई 0.0591। इस फॉर्मूले में मिसिंग क्या है, E0 सेल, और E0 सेल कैसे निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड, तो बस लग के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, so E0 सेल इक्वल टू 0.0591 by n log K। क्लियर, हमें E0 सेल पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि K हमें दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें दिया है, कितना दिया है, 1 into 10 to the power 8 लग दिया। जो पावर होते हैं लॉग में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 8 बाहर आ गया, 2 से कटेगा 4, log 10 is 1, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.236। चलिए अभी तक आपने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, E0 सेल दिया था तो हमने K निकाला, यहाँ में K दिया है तो क्या निकाला, E0 सेल। अब E0 सेल इक्वल टू व्हाट, कैथोड माइनस एनोड, तो E0 सेल हमें पता है, हमें एनोड पता है, मतलब आयोडाइड के लिए। ठीक है, कैथोड हमें नहीं पता है, आयरन की वैल्यू आपको निकालना है। इसलिए यहाँ में एक्चुअली ये वाली वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0.54 है। देखिए इसमें एनोड कौन है, एनोड वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो होता है जिसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन +3 से आयरन +2 में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। आयोडाइड -1 से 0 में जा रहा है, यहाँ में एलिमेंटल फॉर्म नेगेटिव फॉर्म 0, तो वो तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो E0 सेल देगा या E0 कैथोड देगा, एनोड देगा, तो हम K निकालेंगे, K देके आपको E0 सेल पूछा था। ठीक है, चलिए इसको देखिए, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो सीधा सीधा आपको दो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू देने का मतलब क्या है कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे, E0 सेल निकाल लेंगे। तो E0 सेल का मतलब एन कैथोड माइनस एनोड। अब इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है, उसके लिए आपको एक, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा। तो +2 से +3 में जा रहा है तो ऑब्वियसली ये एनोड होगा, +4 से +3 में आ रहा है तो ये कैथोड होगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपको मिल जाएगा, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, E0 सेल निकालिए, फॉर्मूले में रख दीजिए। ठीक है, हो जाएगा, गॉट इट। ठीक है, तो इसको आप, तो E0 सेल पहले निकाल लिया, ये मिल गया 0.76, हमें K निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, फॉर्मूले में रख दिया, सॉल्व किया, फिर इसका एंटी लॉग लिया, तो 12 है, मतलब 10 टू द पावर 12 तो समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। यहाँ में आपको दोनों पूछा है, डेल्टा जी भी पूछा है और Kc भी पूछा है। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको आप पिक करिए कि कौन आप एनोड है कौन कैथोड है। E0 सेल निकाल लीजिए, E0 सेल एन की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, डेल्टा जी का मतलब क्या है, -NF E0 सेल, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, इस जूल से किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे, और Kc के लिए जस्ट पीछे किया था, हो जाएगा। इसका सॉल्व करके बताइए, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। तो 12th क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन है, ये बेसिकली क्लास 12th का ही क्वेश्चन है।
ठीक है, ये पूछा हुआ है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपको, ये पीएमटी का क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, E0 की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एन की वैल्यू, ठीक है, E0 सेल दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्लास 12 का। ठीक है ना, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, E0 सेल निकालेंगे, एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। अगर ये डेल्टा जी पूछा होता तो भी वही काम करते, एन यहाँ से निकालते, एफ हमें पता है, E0 सेल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। तो चलिए ये भी आपका होमवर्क रहेगा आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखिए आपको रिएक्शन दिया हुआ है, सो दिस इज वेल नोन गैल्वेनिक सेल, जिंक कॉपर, जिंक एनोड हो गया, कॉपर कैथोड हो गया। यहाँ भी कहानी आपको पता है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू निकाल लिया। देखिए आपको यहाँ में डेल्टा जी गिवन है, डेल्टा जी आपको दिया हुआ है और वैल्यू भी दिया हुआ है, तो आपकी इच्छा, आप डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं या E0 सेल वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो E0 सेल निकालिए, एन E0 सेल डिवाइडेड बाय 0.0591 लॉग कैसे आएगा। ठीक है, वहां से या डायरेक्टली डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, हो जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क, इसको भी आप सॉल्व करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यस, अब जो हमने आज का सेशन पढ़ा था वहां से न्यूमेरिकल। देखिए at 0 डिग्री सेल्सियस a calorimeter determination of delta H for the reaction zinc plus 2 AgCl zinc chloride plus 2 Ag yields the value minus 52.50 kilo calorie. The EMF of this cell is 1.015 volt. Calculate the temperature coefficient. हमें क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछ रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को हमने क्या पढ़ा था, डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट P। ठीक है, क्लियर। देखिए अब आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, सेल दिया है, वहां से हमें क्या पता चलेगा, N की वैल्यू। तो जिंक से किस में जा रहा है, जिंक ZnCl2, एक क्लोरीन पे -1, यहाँ में कितना आएगा, जिंक पे +2, और वैसे भी हमें पता है कि जिंक तो हमेशा +2 ही होगा। ठीक है, सिल्वर पे कितना होता है, +1, यहाँ में कितना है, 0, तो बैलेंस कर दिया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 की जगह पे हमें मिल गया 2। डेल्टा एच में दिया हुआ है -52.50 किलो कैलोरी, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये वोल्ट है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने पीछे डिराइव किया, so del H equal to NFT del E by del T at constant P minus E। E भी आपको दिया हुआ है 1.015 वोल्ट, तो जस्ट सिंपली पका पकाया न्यूमेरिकल है, बस वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, सिर्फ इसमें ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, del E by del T at constant P। ठीक है ना, बाकी आपको डेल्टा एच दिया है, एन की वैल्यू में पता है, एफ फैराडे कांस्टेंट भी आपको पता है। ठीक है, ई हमें दिया हुआ है, अगर ई नहीं दिया होता तो आपको E0 जिंक दिया होता, सिल्वर दिया होता तो हम निकाल लेते, जैसे लास्ट इक्वेशन में निकालते थे, पीछे न्यूमेरिकल में किया था, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ से मिल गया, तो वोल्ट पर केल्विन हो जाएगा। सो जहाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया रहेगा तो डेल्टा एच पूछेगा, एंट्रोपी पूछेगा, गैस फ्री एनर्जी निकालेंगे, E0 सेल दिया रहेगा, सो फार सो गुड, नहीं दिया है तो हम सेल देगा, गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस लिखा रहेगा कुछ ना कुछ, एन की वैल्यू निकालेंगे, वहां से E0 सेल निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर द सेल H2 plus 2 AgBr 2 HBr plus 2 Ag E is given as। तो E के लिए आपको एक इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 0.07131 minus 4.91 10 to the power -4 T minus 25 minus 3.45 10 to the power -6 into T minus 25 का whole square, where T is the temperature in degree Celsius। मतलब जो EMF E है ये टेम्परेचर के साथ इस फॉर्म में वेरी कर रहा है।
तो इस तरह आपको कोई एक इक्वेशन एक फॉर्मेट दे देगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट डेल्टा एच इन जूल्स फॉर द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको E की वैल्यू हमें दिया था, डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट P हमसे पूछ रहा था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट डेल्टा एच गिवन था। यहाँ में क्या हमको डेल्टा एच पूछ रहा है, देखिए फॉर्मूला तो हमारा वही है, ठीक है। सो डेल्टा एच इक्वल टू एन एफ टी डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट P माइनस E। तो डेल्टा एच हमें निकालना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, तो राइट हैंड साइड हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको E जो एक्सप्रेशन दिया है ये आ गया। देखिए कहीं आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर कोएफिशिएंट नहीं दिया है, बट हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट पता है कि डेल E बाई डेल टी, सो दस E की जगह ये दे दिया, या जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया रहे। हमें क्या निकालना है, डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट P, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो रख दिया। तो यहाँ से हमें मिल गया ये एक्सप्रेशन, जस्ट जो दिया उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट P। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T टेम्परेचर, ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, और उसमें हम T की जगह क्या रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, तो रख के दिया। तो ये हमें ये मिल गया डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट P की वैल्यू, ठीक है। चलिए E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो E इक्वल टू 0.07131 है ना। तो यहाँ में T आपको दिया है, T की जगह क्या लेंगे 25 माइनस किया, तो ये टर्म क्या हो गया 0, T माइनस T की जगह 25 रख दीजिए, 25 माइनस 25, तो ये टर्म भी 0। तो जब 0 हो गया तो E की वैल्यू क्या आ गया दिस वन, तो मेरा काम हो गया, ठीक है। तो आपको E मिल गया, डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट P मिल गया, मींस टेम्परेचर कोएफिशिएंट मिल गया। फॉर सेल रिएक्शन दे दिया हुआ है, n की वैल्यू ले लिया, n की वैल्यू क्या आ गया 2। अब सब कुछ पका पकाया है बस, ठीक है। सो डेल्टा एच की वैल्यू फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो जूल में ही निकालना आपको, तो जूल में भी निकाल सकते हैं, या 1000 से ज्यादा है तो किलो जूल, मतलब आपको किलो कैलोरी में नहीं जूल में ही निकालना है। और ऐसे इस फॉर्मूले में डेल्टा एच जो आएगा वो जूल में ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वोल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो जस्ट फॉर्मेट को देखना आपको कि किस तरह का क्वेश्चन है। सो पिछले न्यूमेरिकल में हमें डेल्टा एच निकालना था, सॉरी डेल्टा एच आपको दिया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालना था, सेल रिएक्शन दिया था, E की वैल्यू दिया था, ठीक है। तो हमने यहाँ से डेल्टा एच निकालना है, बट इस क्वेश्चन में क्या था आपको कि हमें E डायरेक्टली नहीं दिया है, डेल E बाई डेल टी टेम्परेचर कोएफिशिएंट डायरेक्टली नहीं दिया है, बट उसके लिए हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया है। इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन देगा तो इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, डेल E बाई डेल टी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे निकालना है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस वैल्यू को यहाँ रख दिया। तो T की जगह 25 रखा, 25 माइनस 25 0, 0 होने से ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ भी T की जगह 25 रखा, कैंसिल हो गया। E की वैल्यू में क्या मिल गया 0.07131। इसको हमने डेल E बाई डेल टी डिफरेंशिएट किया, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें मिल गया दिस टर्म। सेल रिएक्शन दिया हुआ है, वहां से हमें क्या मिलेगा n की वैल्यू, फिलहाल हमें पता है 9648 दिया है, ठीक है, नहीं तो 96500 ले लेंगे, रख के सॉल्व कर दिया, डेल्टा एच मिल गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, फॉर ए पार्टिकुलर सेल E at 20 degree Celsius, 25 degree Celsius and 30 degree Celsius are 0.0663 volt, 0.06839 and 0.07045 volt respectively। अब आपसे यहाँ में तीनों पूछा है, कैलकुलेट डेल्टा G, डेल्टा S एंड डेल्टा H फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल रिएक्शन नहीं दिया है, बट उसके लिए आपको लिख दिया है कि n इक्वल टू 1 फॉर द सेल, कि आपको n की जगह 1 लेना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तीनों आपको एक साथ पूछा है, ठीक है। सो अगर हमें पेपर बनाना होगा तो हम ये क्वेश्चंस एग्जाम में देंगे, ठीक है, या इस तरह का क्वेश्चन प्रीफर करेंगे पूछना, ठीक है। तो देखिए डेल E बाई डेल टी कांस्टेंट P हमें नहीं पता, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको जो दिया था वहां में क्या था एक्सप्रेशन दिया था, तो वहां से हमने डिफरेंशिएट किया, बट यहाँ में हमें एक्सप्रेशन नहीं दिया है, बट हमें तीन टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री, 25 डिग्री और 30 डिग्री, इन तीनों पे हमें वैल्यू दिया है, तो हम यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। सो डेल E बाई डेल टी एट कांस्टेंट P E2 माइनस E1 बाई T2 माइनस T1, दो टेम्परेचर लीजिए 25 और 20 डिग्री, यहाँ से रख के निकाल लिया, ये आ गया। दूसरा एक हमें दिया था 30 और 25,
ये वैल्यू आ गया। सो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, क्लियर। हमें किस टेम्परेचर पे निकालना है, 25 पे। 25 पे ई की वैल्यू आपको दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पे की वैल्यू कितना है, 0.06839। तो हो गया, एन की वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल को देख के, क्वेश्चंस को देख के कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको तोड़ के पढ़िए, क्या दिया है, हमसे क्या पूछ रहा है, उसको कोरिलेट करिए, मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको डेल्टा जी निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था माइनस एन एफ ई, एन की जगह दिया है, एफ की जगह 96484, ये आपको मिल गया। क्यों, क्योंकि हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पूछ रहा है। अगर 30 पे पूछता तो हम ये वैल्यू लेते, 20 पे पूछता तो ये वैल्यू लेते। ठीक है, तो ये हमें मिल गया डेल्टा जी। डेल्टा एच ये फॉर्मूला यहाँ में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। और डेल्टा एस निकालना है तो क्या लेंगे, एन एफ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो यहाँ से तीनों क्वेश्चंस, तीनों हमें जो ईएमएफ मेजरमेंट का जो एप्लीकेशन है वो हमको यहाँ में मिल गया। ठीक है, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमें नेट गेट में जनरली मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आईटी जेम 2017। सो फॉर ए सेल रिएक्शन, एक्चुअली आपको करना चाहिए था, फॉर ए सेल रिएक्शन लेड प्लस Hg2Cl2 PbCl2 2Hd, मतलब रिएक्शन दिया है, एन की वैल्यू निकाल लिया। सो नो डाउट सीधा दिखाई दे रहा है, लेड प्लस 2 से 0 से प्लस 2, तो एन की वैल्यू कितना हो गया 2, तो एन की वैल्यू हमने यहाँ ले लिया 2। क्लियर, यहाँ डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इज गिवन, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस पूछ रहा है। तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एफ इंटू डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा एस का। तो हो गया, तो एन की जगह ले लिया, 96500 आपको लिखा हुआ है, ले लिया, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी दे दिया है, रख के सॉल्व कर दीजिए, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, आ जाएगा सिंपल। अगर डेल्टा एच निकालने के लिए कहा होता तो डेल्टा एच वाले फॉर्मूले में रख देते, तो हमें टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, बट यहाँ में कहीं आपको टेम्परेचर नहीं दिया है, तो टेम्परेचर दिया होता तो हम डेल्टा एच निकाल लेते। ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आईआईटी जेम में भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा गेट 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चैप्टर आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, टॉपिक आप 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चंस आपको देखिए आईआईटी जेम में भी है, गेट में भी है, नेट में भी है। ठीक है, सो जेम से स्टार्ट्स अर्लियर, तो अभी से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एमएस, मतलब मेटल इन सॉलिड, Mi2 सॉलिड, Mi2 लिक्विड, लाइक दैट। मतलब आपको एक सेल रिएक्शन लिखा हुआ है एट 298 केल्विन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से भी हम बता सकते हैं कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। जिसकी वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होगा तो वो एनोड होता है, जिसका कम निगेटिव होगा वो कैथोड होगा। अगर दो वैल्यू आपको दिया है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव है वो तो 100% कैथोड होगा, जो निगेटिव है वो 100% एनोड होगा। अगर दोनों प्लस है तो आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो दोनों निगेटिव, तो जितना ज्यादा निगेटिव उतना ज्यादा वो एनोड होगा, मतलब वो एनोड का काम करेगा, जिसका कम निगेटिव होगा वो कैथोड का काम करेगा। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो जिसका ज्यादा पॉजिटिव मतलब वो कैथोड, जिसका कम पॉजिटिव वो एनोड, और जो निगेटिव पॉजिटिव अगर है तो जो माइनस है वो 100% एनोड, जो प्लस है वो 100% कैथोड। ठीक है ना, सो दिया हुआ आपको वैल्यू कैथोड एनोड का, टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है 1.5 10 to the -4। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच हमें निकालना है। सो डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला जो पीछे हमने क्वेश्चंस किया हुआ है, ऑलरेडी डिराइव भी किया हुआ है। तो डेल्टा एच निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्या मिलेगा, ये अगर इसको निकालेंगे I2 है ना, -1 है, तो यहाँ -2, तो यहाँ में क्या आएगा +2। एक को देखने से भी आप जनरली निकाल सकते हैं, तो यहाँ में कितना आएगा 2, ये हो गया 2। ठीक है ना, टेम्परेचर में निकालना है 298, ई हमने निकाल लिया, कैथोड माइनस एनोड 0.24 आ गया, डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज गिवन, डेल्टा एच निकालना है, रख के सॉल्व कर दीजिए, गेट क्वालिफाई कर लीजिए। ठीक है, आ जाएगा।
है ना। तो सेल रिएक्शन देगा आपको डेल ए बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी दिया हुआ था, सेल रिएक्शन हमने एन निकाल लिया, फैराडे में पता है वैल्यू दिया है तो हमने ई जीरो सेल निकाल लिया, ई निकाल लिया, एमएफ निकाल लिया कैथोड माइनस एनोड करके, डेल्टा एच निकालना था रख दिया। अगर यहाँ डेल्टा एस पूछा होता तो हम क्या लेते, एन एफ। देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा होता है कि डेल एस निकाल दीजिए इंट्रोपी चेंज, तो डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो इसके लिए हमें कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी, नहीं हमें सेल रिएक्शन चाहिए, नहीं हमें ई जीरो की वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डेल ई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, वो भी आपको दिया हुआ है, एन हमें पता है, एफ पता है, तो एन की वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR नेट 2018 का क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू दिया है, एफ दिया हुआ है, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने पीछे एग्जांपल किया हुआ है, बहुत सारे एग्जांपल पीछे किया था। ई जीरो सेल निकाल लीजिए, कौन एनोड है कौन कैथोड है, एन की वैल्यू, बोलिए एन की वैल्यू यहाँ में क्या लेंगे, ये इसका टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। नेट दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, CSIR नेट हम पीजी के बाद लेते हैं, बट क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ से 12th क्लास से रिलेटेड, BSc से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ में क्या है, SN10 SN4 प्लस 2SN2 लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप दो अलग अलग कर दीजिए, SN2 प्लस कर दे यहाँ से अगर हम, और एक और हम यहाँ से SN2 प्लस कर दें, ठीक है। तो अब एक बार हमें मिल गया, देखिए एक SN क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक SN4 प्लस से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको दो वैल्यू यहाँ देखिए, 4 प्लस से 2 प्लस और 2 प्लस से 0, ठीक है ना। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ है, रख लीजिए, ई जीरो से निकाल लीजिए, एन की वैल्यू पता है, फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ में जो फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि आपको टेम्परेचर अगर आप ध्यान दें तो टेम्परेचर 298 नहीं है, कितना है 300 केल्विन है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू को भी बदल दिया, तो जो हम 0.0591 लेते हैं वो 298 केल्विन पे होता है, और फैराडे कांस्टेंट 96500 होता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो आपको फुल फेज फॉर्मूला लेना पड़ेगा, मतलब दिस वन 2.303 RT/NF। जो नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन में टेम्परेचर इज 298 स्टैंडर्ड स्टेट, फैराडे कांस्टेंट इज 96500, तब हमको यहाँ में 0.0591 मिलता है, बट यहाँ में आपको टेम्परेचर चेंज कर दिया है, 300 दिया है, एफ की वैल्यू 96485 दिया है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, ई जीरो सेल हमें दिया है, निकाल लिया, कैथोड माइनस एनोड, केसीएम से पूछ रहा है, करके सॉल्व कर दिया, ठीक है, रहेगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो MnO4 परमैंगनेट आयन जिंक, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, from the above reaction, for the above reaction if the equilibrium constant at 298 Kelvin is represented by 10 to the power x, then find the value of x। मतलब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, E की वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी 2.4 वोल्ट एंड 2.303 RT/F, इसकी जगह पे आपको क्या लेना है 0.06 नॉट 0.0591, तो जैसे अप्रॉक्स कर दिया, और भी कैलकुलेशन आसान है, ठीक है। तो पहला काम इस रिएक्शन का हम K निकालें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, और जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर करिए, तो ऑब्वियसली एंटी लॉग लेंगे तो 10 टू द पावर कुछ आएगा, और वही पावर आपसे पूछ रहा है, ये एटीजेन 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये आप क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईएमएफ ऑफ द सेल, एक आपको यहाँ पे ईएमएफ दिया हुआ है, एक सेल दिया हुआ है, इन विच द सेल रिएक्शन एज, सेल रिएक्शन भी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, सेल रिएक्शन दिया है तो एन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ईएमएफ आपको दिया हुआ है, ई की वैल्यू दिया है 1.0185 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर हो गया 298, कैलकुलेट चेंज इन फ्री एनर्जी, डेल्टा जी निकालना है, एंड एंथैल्पी चेंज डेल्टा एस निकालना है। चलिए हम आपको इसमें एक और चीज ऐड करते हैं कि आप इसका डेल्टा एस भी निकाल के बता दीजिए, ठीक है। तो डेल्टा जी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है -NFE मिल जाएगा, E की वैल्यू आपको दिया है, N आपको यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, N निकाल लीजिए, F की वैल्यू भी आपको दिया है 96485, तो डेल्टा जी मिल गया। डेल्टा एस के लिए हमें N चाहिए, F भी चाहिए, टेम्परेचर आपको 298 हो गया, और क्या चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है वोल्ट पर केल्विन, तो रख दीजिए,
डेल्टा एस के लिए क्या चाहिए, एन चाहिए, एफ चाहिए और डेल ई बाई डेल टी चाहिए, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल है, बस सिर्फ हमें थोड़ा नस्ट इक्वेशन E0 सेल रिएक्शन लिखना, उसको बैलेंस करना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, अगर ये आ जाएगा तो आपके लिए आज का सेशन आसान है। और एक अभी तो ट्रेलर है, बहुत सारा क्वेश्चंस है जो नेट गेट से में आपको मिला, पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th वाले के लिए भी, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग केसी का फॉर्मूला हमसे पूछता है, डेल्टा जी के लिए न्यूमेरिकल आता है, नस्ट इक्वेशन E0 सेल। ठीक है ना, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात करेंगे तो हमें नस्ट इक्वेशन तो आना ही आना है, फैराडेज लॉ जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको हर जगह देखा आपने। ठीक है, और कुलराउच लॉ जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, वहां से भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया था कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो आज का सेशन बेसिकली बीएससी 4 सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके सिलेबस का एक पोर्शन है जो एज इट इज लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। ठीक है, उसका एप्लीकेशंस, और ये जितना भी मैंने यहाँ पॉइंट लिया है वो सिलेबस में एज इट इज लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको यहाँ से या तो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आएगा या फिर उनको न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, सो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन। नेक्स्ट में इसी को कंटिन्यू करेंगे, जो बीएससी 4 सेमेस्टर का सिलेबस है, कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, आईआईटी जेईई वगैरह में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है, पीएच हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो जो रेस्ट पोर्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन का। ठीक है, सो कुछ लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, लास्ट वीडियो में भेजा भी था, तो काफी अच्छा लगा। ठीक है, इसलिए आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पोर्शन का ही। ठीक है, साथ साथ हम पैरेलल टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स पे भी आपको वीडियो चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स भी आपका एक यूनिट है जहां से हमको बीएससी 4 सेमेस्टर या 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।